Hello everyone. Part 2 of How to Crack GS section of PSSSB Clerk, लेबर इंस्पेक्टर, सीनियर असिस्टेंट, पंजाब पुलिस एग्जामिनेशन या फिर पंजाब पटवारी का पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 अगर आपने ऑलरेडी नहीं देखा तो काइंडली उसको भी जरूर विजिट करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए थे फॉर पंजाब एग्जामिनेशन। आज हम पार्ट 2 करेंगे, इसमें भी जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पंजाब एग्जाम्स में आते हैं वो हम डिस्कस कराएंगे विद द डिटेल्ड सोल्यूशन। तो करते हैं हम स्टार्ट आज का लेक्चर विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, महात्मा गांधी हेडेड द एनुअल सेशन ऑफ कांग्रेस इन विच ईयर एंड प्लेस। तो ये हम सबको पता है कि आईएनसी हर साल मीटिंग्स करती थी, कई बार ज्यादा बार भी करती थी एक ईयर में, और हर साल कोई ना कोई प्रेसिडेंट वहां पे सिलेक्ट किया जाता था। महात्मा गांधी सिर्फ एक ही सेशन में थ्रू आउट जितना भी उनकी जर्नी रही आईएनसी में एक ही बार प्रेसिडेंट बने, और वो बेलगांव सेशन था। बेलगांव सेशन 1924, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर आईएनसी की प्रेसिडेंटशिप और उनकी जो है मीटिंग्स के बारे में आपको जरूर पढ़ना है इन डिटेल्ड लेक्चर। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे आपका आंसर है बेलगांव सेशन, और ये हमारा कुछ डिटेल्ड एक चार्ट है जो मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पुट किया ताकि आप क्विकली रिवाइज कर सकें अपना कॉन्सेप्ट। ये सारी आईएनसी की मीटिंग्स है स्टार्टिंग विद 1885। 1885 में आप जानते ही होंगे कि आईएनसी की फॉर्मेशन हुई है। एओ ह्यूम्स उसके फाउंडर माने जाते हैं और पहले प्रेसिडेंट उसके डब्ल्यूसी बनर्जी माने जाते हैं। सेकेंड प्रेसिडेंट भी आपको आने चाहिए दादा भाई नौरोजी। उसके बाद पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट आए बदरुद्दीन तायब जी, और उसके बाद पहले यूरोपियन प्रेसिडेंट आए दैट इज जॉर्ज यूले जी। उसके बाद कुछ कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स आती रही और उनके प्रेसिडेंट हम याद करते रहेंगे, जैसे कि 1905 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गोपाल कृष्ण गोखले जी हैं। यहाँ पे पहली बार स्वदेशी और बाइकॉट की कॉल दी गई थी। स्वदेशी और बाइकॉट की कॉल एक रोष के तौर पे थी, एक आंदोलन के तौर पे थी। किसके अगेंस्ट थी? 1905 चल रहा है तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के अगेंस्ट एक प्रकार का आंदोलन था, दैट वाज स्वदेशी एंड बाइकॉट। इसके अलावा 1906 वेरी इंपॉर्टेंट, स्वराज पहली बार ऑफिशियली आईएनसी में डिमांड किया गया था 1906 दादा भाई नौरोजी के सेशन के अंदर। 1907 ये भी काफी बार आपको आता है, रास बिहारी घोष जी की प्रेसिडेंटशिप थी और सूरत स्प्लिट, यानी आईएनसी में दो धाराओं वाले जो लोग थे, एक मॉडरेट्स और एक एक्सट्रीमिस्ट, इन दोनों धाराओं के लोग में से एक्सट्रीमिस्ट जो हैं वो वॉकआउट कर जाएंगे इस सेशन के अंदर। 1911 वेरी इंपॉर्टेंट, जनगण मन पहली बार यहाँ पे गाया गया। उसके बाद 1916 लखनऊ सेशन, हिंदू मुस्लिम सेशन की खासियत है इस सेशन की। 1917 एनी बेसन फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट यहाँ पे बनी है। 1919 यहाँ पे अमृतसर का सेशन है, तो आपको पता है 1919 जो है जलियांवाला बाग मैसेकेयर का भी साल है, रॉलेट एक्ट का भी साल है, इंपॉर्टेंट। 1920 नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की गई, वेरी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट जो स्टार्ट की गई, मास लेवल्स पे ये मूवमेंट जो है आगे फ्लरिश करे 1920 के अंदर ये। 1923 यहाँ पे अब्दुल कलाम आजाद जी पहले यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने आईएनसी के। 1924 ये अब जैसे आज हमने किया है, महात्मा गांधी जी जो है इसके प्रेसिडेंट। 1925 सरोजनी नायडू जी पहली इंडियन विमेन बनी, एनी बेसन पहली विमेन, और पहली इंडियन विमेन सरोजनी नायडू जी 1925। 1929 वेरी इंपॉर्टेंट, लाहौर सेशन, आईएनसी ने कंप्लीट इंडिपेंडेंस पूर्ण स्वराज डिमांड किया था इन 1929, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1931 यहाँ पे कराची सेशन वल्लभ भाई पटेल का हेडेड है, जहां पे उन्होंने फंडामेंटल राइट्स का ड्राफ्ट रखा गया था बाय जवाहरलाल नेहरू। 1937 यहाँ पे पहला विलेज का सेशन हुआ था ऑफ आईएनसी। 1938-39 हरिपुरा एंड त्रिपुरा सेशन, दोनों हेडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। यहाँ की खासियत क्या है? नेशनल प्लानिंग कमिटी वाज सेट अप इन 1938 हरिपुरा सेशन। 1940 अब्दुल कलाम आजाद जी जो हैं वो हेड कर रहे हैं। फिर कुछ साल ऐसे आए बीच में जब क्विट इंडिया मूवमेंट और भी बहुत सारे आंदोलन हो रहे थे, तो बीच में आईएनसी की मीटिंग्स जो है वो नहीं हो पाई। फिर आपकी 1946 है जो जेबी कृपलानी के द्वारा लास्ट सेशन रहा बिफोर इंडिपेंडेंस, और आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है वो फर्स्ट सेशन आपका रहा जो सीतामढ़ी जी के अंडर प्रेसिडेंटशिप के अंडर रहा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेशन हैं जो आपको जरूर आने चाहिए। अगर आपको इसकी डिटेल्ड पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु होल्ड्स द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट? प्रेसिडेंट की इच्छा रहने तक कौन सा ऑफिस जो है वो ऐसा पोजीशन जो है वो रहती है, और उसमें आंसर है आपका गवर्नर। गवर्नर जो है उनका टेन्योर मेंशन्ड नहीं होता इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो तब तक अपने ऑफिस में रहते हैं जब तक प्रेसिडेंट की इच्छा रहती है, टिल द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे आपका आंसर है गवर्नर। द फर्स्ट वुमेन हु क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, तो यहाँ पे आपका आंसर है जुंको तबई। तो जुंको तबई जो है वो जापानीज एक क्लाइंबर हैं,
और उन्होंने फर्स्ट वुमेन बनी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब। ठीक है जी, तो माउंट एवरेस्ट के बारे में यहाँ पे आपका आंसर आ गया जुंको तेपेई। और कुछ और डिटेल्स आपको माउंट एवरेस्ट के रिगार्डिंग पता होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन जिन्होंने क्लाइंब किया वो थे एड हिलरी, और उनके शर्पा जो थे तेंजिंग नॉर्गे, ये पहले पर्सन बने। उसके बाद फर्स्ट वुमेन हमने बात कर ली जुंको तेपेई। उसके बाद फर्स्ट इंडियन, ये भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके क्वेश्चन आता है, अवतार सिंह शीमा जी बने जो फर्स्ट इंडियन जिन्होंने क्लाइंब किया माउंट एवरेस्ट को। फर्स्ट फीमेल जो बने दैट इज बछंदरी पाल जी, ये तो बहुत ही फेमस पर्सन है, आपको पता होगा ऑलरेडी इनका नाम। और फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट को, ये अरुणिमा सिन्हा बने, वो वर्ल्ड में फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी बने जिन्होंने क्लाइम किया माउंट एवरेस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2013 की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वाज द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च? तो आर्यभट्ट हमारी पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई है 1975 शुड बी द आंसर। 1975 में इंडिया की पहली सैटेलाइट लॉन्च हुई। ठीक है जी, तो आपका आंसर है 1975। नेक्स्ट देखें, विच इंडियन सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड द सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को? तो यूनेस्को के द्वारा इंडिया की दो सिटीज को डिफरेंट डिफरेंट खिताब मिले थे, जिसमें एक सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक का खिताब मिला था और वो सिटी है ग्वालियर से। एंड द अदर वन वाज कोझिकोडे, जिनको सिटी ऑफ लिटरेचर का खिताब मिला था। यहाँ आंसर आपका ग्वालियर है, लेकिन एक और सिटी को भी खिताब मिला था दैट इज कोझिकोडे, उनको खिताब मिला था सिटी ऑफ लिटरेचर का। ग्वालियर को खिताब मिला था सिटी ऑफ म्यूजिक का। दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, यूनेस्को ने ये खिताब दिया है इन दोनों सिटीज को, इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, ऑन विच डेट इज इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ डेज ऐसे हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन टाइम एंड अगेन बनता है। यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 10th दिसंबर। 10th दिसंबर इज नोन एज ह्यूमन राइट्स डे। ह्यूमन राइट्स डे का अर्थ क्या होता है? ह्यूमन राइट्स डे का यहाँ पे कुछ अर्थ थोड़ा सा दिया है। ह्यूमन राइट्स डे बेसिकली ह्यूमन को एज अ ह्यूमन बीइंग कौन से राइट्स से आप कभी भी वंचित नहीं करना चाहिए, उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये ह्यूमन राइट्स डे बनाया जाता है, इररिस्पेक्टिव ऑफ रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज, पॉलिटिकल और ओपिनियन, नेशनल और सोशल ओरिजिन, बर्थ और अदर स्टेटसेस के को ना नजर में देखते हुए अगर एक ह्यूमन बीइंग को कौन से राइट्स मिलने चाहिए, ह्यूमन राइट्स डे इसी ऑनर में बनाया जाता है। इस साल का ह्यूमन राइट्स डे का जो आपका थीम है दैट इज आर राइट्स आर फ्यूचर राइट नाउ, ये थीम है इस साल के ह्यूमन राइट्स डे का। नेक्स्ट देखिए, अटल टनल द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाईवे टनल कनेक्ट्स मनाली विद, यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए लाहौल स्पीति के साथ जो है ये टनल कनेक्ट करती है। मनाली और लाहौल स्पीति को ये टनल कनेक्ट करती है, अटल टनल कहा जाता है इसको। अटल टनल कनेक्ट्स मनाली एंड लाहौल स्पीति। तो ये टनल जो है इट इज द लॉन्गेस्ट टनल अबव 10,000 फीट इन द वर्ल्ड। 10,000 फीट के ऊपर ये लॉन्गेस्ट टनल मानी गई है अटल टनल। नेक्स्ट देखिए, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे आपको पता है बहुत ज्यादा न्यूज में रहती है आजकल, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्वेश्चन आप करंट अफेयर का भी मान सकते हैं इसके फादर का क्वेश्चन, और या फिर आप इसको कंप्यूटर्स के क्वेश्चन के अंदर भी आता है। इसमें आंसर आपका आना है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी जी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फादर कहा जाता है। वर्ल्ड वॉर वन वॉज हेल्ड ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड? तो वर्ल्ड वॉर आपको याद होगा, वर्ल्ड वॉर वन जो है 1914 से 18 तक चली है। वर्ल्ड वॉर वन जब स्टार्ट हो गई थी तो आपके वहां पे गदर मूवमेंट भी बहुत फास्ट हो गई थी। गदर पार्टी वही पार्टी है जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में स्थित था, और ये मूवमेंट इन्होंने बहुत स्टार्ट कर दी थी जैसे ही वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुई। वर्ल्ड वॉर वन का समय है 1914 से लेके 18। When was the Constitution of India implemented? Implement का मतलब है enforce हो जाना। Implemented कह दें, enforcement कह दें, commencement कह दें, तो आपका आंसर आना चाहिए 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। अगर इसी की जगह आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए अडॉप्टेड या फिर कंप्लीटेड, तो आपका आंसर आ जाएगा 26 नवंबर 1949। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं, राइस इज विच टाइप ऑफ क्रॉप? तो राइस और वीट का बहुत बार क्वेश्चन आता है। कुछ क्रॉप्स राबी क्रॉप्स होती हैं, कुछ खरीफ क्रॉप्स होती है, जायद करके भी क्रॉप्स होती हैं, लेकिन हाँ खरीफ और राबी में जायद करके भी है, लेकिन हाँ राइस और वीट तो बहुत ही फेमस क्रॉप्स हैं। राइस इज अ खरीफ क्रॉप, राइस इज अ खरीफ क्रॉप। और ये कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स मैंने खरीफ और राबी क्रॉप्स के ही दिए हैं। खरीफ के अंदर जैसे मैंने बताया राइस, ग्राउंडनट्स, रागी, सोयाबीन खरीफ क्रॉप्स। राबी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वीट है। राबी के अंदर वीट जो है उसका क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है, पीस,
ग्राम्स, मस्टर्ड, ये सारे राबी क्रॉप्स। Who was the first होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? पहले इंडिया के होम मिनिस्टर कौन रहे? तो इसमें आपका आंसर आना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। सरदार पटेल भी कह दिया जाता है इनको। इसी से हम अपना पहला कैबिनेट का मेजर पोर्टफोलियो एक बार चेक कर लेते हैं, मेजर पोस्ट को चेक कर लेते हैं। दैट इज फर्स्ट प्रेसिडेंट हम सबको पता है राजेंद्र प्रसाद जी रहे हैं। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी रहे हैं। इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी के ऊपर आपका टीचर्स डे बनाया जाता है। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी हैं और इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पे चिल्ड्रंस डे बनाया जाता है। फर्स्ट डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या फिर होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी हैं। फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर बलदेव सिंह जी हैं। फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर श्याम मुखन शेट्टी जी हैं। ठीक है जी, इतना आपको याद होना चाहिए। When was the International Yoga Day celebrated for the first time? पहली बार इंटरनेशनल योगा डे कब मनाया गया? तो इंटरनेशनल योगा डे जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया की ही जो रिक्वेस्ट थी, इंडिया की ही सजेशन था कि एक इस प्रकार का डे मनाना चाहिए। दैट इज 2014 में वो रिक्वेस्ट रखी गई और 2015 में हमने अपना पहला इंटरनेशनल योगा डे मनाया। तो आपका आंसर आना चाहिए 2015 इज द आंसर, जब हमने अपना पहला योगा डे बनाया। और इस साल का थीम है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। आपको योगा डे के रिगार्डिंग कुछ बेसिक बातें जरूर पता होनी चाहिए। योगा डे 21 ऑफ जून को हर साल मनाया जाता है। 21 ऑफ जून जो है उसे समर सोलिस्टाइस डे भी कहा जाता है। समर सोलिस्टाइस डे यानी कि लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सन की ओवरहेड किरणें जो होती हैं इस समय पे 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर होती हैं। उसके बाद सन की रेस जो है वो फिर से टिल्टेड होना स्टार्ट हो जाती हैं, यानी कि इक्वेटर की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाती है जी। When did the third battle of पानीपत happen? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो है उसका साल है 1761 का। जब हम अपने डिटेल लेक्चर्स करते हैं तो मैं आपको समझाती हूँ कि दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल्स के बीच में ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है। तो अगर आपको याद हो कि इनके आसपास कौन सी इंपॉर्टेंट बैटल्स है, ये 1757 की बैटल ऑफ प्लासी एंड 1764 की बैटल ऑफ बक्सर के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत किसके दो लोगों के बीच हुई, ये भी क्वेश्चन आता है। तो अहमद शाह अब्दाली और मराठास के बीच में हुई थी। अहमद शाह अब्दाली की जगह दुर्रानी एम्पायर भी आ सकता है। दुर्रानी एम्पायर और मराठास के बीच में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी। इसी के साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत और सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुई। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526 एंड सेकंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 का साल था। महात्मा गांधी ऑन अगस्त 8 gave the call for क्विट इंडिया मूवमेंट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट का साल पूछा जा रहा है। वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। क्विट इंडिया मूवमेंट का साल है 1942। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ा है तो क्विट इंडिया मूवमेंट उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट थी उस समय पे, तो आपको उसका आंसर आना ही चाहिए। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, जिसको भारत छोड़ो आंदोलन भी कहते हैं या फिर जेल भरो आंदोलन भी कहते हैं, अगस्त क्रांति भी कहते हैं, बिकॉज अगस्त के मंथ में उसकी कॉल गई थी। डू और डाई का स्लोगन गांधी ने इसी मूवमेंट के ऊपर जो है दिया था जी। ये उसकी कुछ डिटेल्स हैं। गीतांजलि इज द वर्क ऑफ। तो गीतांजलि वेरी फेमस बुक है जिसके ऊपर देश को पहला नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। और किसको मिला? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। तो गीतांजलि किताब जो उनके ऊपर वर्क हुआ उसी के ऊपर उनको जो है देश का पहला जो है नोबेल प्राइज मिला इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। और गीतांजलि किताब फेमस किताब है। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज मिला इन लिटरेचर फॉर गीतांजलि। ठीक है जी। इन विच ईयर द रॉलेट एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश। तो रॉलेट एक्ट वो एक्ट है जो नेगेटिव एक्ट माना गया है इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। 1919 का एक्ट है। इसी का आफ्टर इफेक्ट रहा जलियांवाला बाग मैसाकर। और उसके बाद आपका जलियांवाला बाग मैसाकर का जो रिजल्टेंट निकला, उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट काफी स्ट्रांग हो जाएगी इंडिया में। तो कहीं ना कहीं नॉन कोऑपरेशन सबसे पहली मूवमेंट थी, जो स्ट्रांग मूवमेंट, जो थ्रू आउट इंडिया जिसका प्रभाव रहा, उसका प्रीकर्सर एक तरह से रॉलेट एक्ट रहा, जिसमें एक पर्सन को विदाउट ट्रायल 2 साल की गिरफ्तारी हो सकती है एक पर्सन की। ये एक्ट में ये कहा जाता है। ठीक है, तो इस एक्ट को कई बार हम जो है नो अपील नो दलील और नो वकील एक्ट भी कहा जाता था, जिसका मतलब है कि कोई अपील नहीं दी जा सकती, वकील नहीं किया जा सकता। एक पर्सन को 2 साल के लिए कैद में रहना पड़ेगा अगर
रॉलेट एक्ट का प्रोविजन ऐसा कहता है, अगर उनको शक हो गया कि ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं एक्टिविस्ट है, परेशानी क्रिएट कर सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर अभी हमने बात की है एओ ह्यूम। एओ ह्यूम फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। बड़ा इजी क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आता है। When was the construction of previous New Delhi Parliament House building completed? ये क्वेश्चन इसलिए था लेटेस्ट न्यूज में बिकॉज लास्ट ईयर 2023 में न्यू बिल्डिंग पार्लियामेंट की बना दी गई। पिछली बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? 1927 में कंप्लीट हुई। ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो न्यू बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई? 2023 में, लास्ट ईयर वो कंप्लीट हुई है। इसके कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता होनी चाहिए, जैसे लोकसभा राज्यसभा की सिटिंग अकोमोडेशन का पता होना चाहिए। 888 लोकसभा की एंड 384 राज्यसभा की सिटिंग अकोमोडेशन है। इनके थीम्स भी कुछ रखे गए, तो पीकॉक थीम रखा गया है फॉर लोकसभा एंड लोटस थीम रखा गया है फॉर राज्यसभा। ये कुछ बेसिक डिटेल्स है ऑफ द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसके अलावा आपको पार्लियामेंट बिल्डिंग की कुछ और डिटेल्स हमारी डिटेल्ड वीडियोस के अंदर आप चेक कर सकते हैं। वेयर इज द लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज इन इंडिया? तो इसका आंसर है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर सबसे लार्जेस्ट स्काई वॉक ब्रिज जो है इंडिया का है, दैट इज 570 मीटर। विच इंडियन फ्रीडम फाइटर सेड स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो इसका दूसरी इंग्लिश में आप कह सकते हो स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये बाल गंगाधर तिलक जी का स्लोगन बन गया था एक समय पे। बाल गंगाधर तिलक, जिनको लोकमान्य तिलक भी कहा जाता है, इनको फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सट्रीमिस्ट जो कांग्रेस की दो धाराएं थी, एक मॉडरेट से एक्सट्रीमिस्ट, तो एक्सट्रीमिस्ट के लीडर माने गए थे बाल गंगाधर तिलक। इसके अलावा हमारे कुछ और बहुत ही फेमस स्लोगन्स हैं। अगेन अगर आपको इसको डिटेल्ड, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल पे इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। देखें जरा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये मेन टाइटल किसके द्वारा? राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा ये फेमस किया गया। बिस्मिल अजी अमाबादी के द्वारा ये लिखा गया। स्वराज इज माय बर्थराइट, ये तो हमने अभी डिस्कस किया है। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा ये स्लोगन दिया गया। डू और डाई या फिर क्विट इंडिया, महात्मा गांधी जी के द्वारा। इनकलाब जिंदाबाद फेमस किया गया बाय भगत सिंह, बट लिखा गया बाय मौलाना हजरत मोहानी जी। इंपॉर्टेंट है दोनों ही। टोटल रेवोल्यूशन जयप्रकाश नारायण के द्वारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मोहम्मद इकबाल के द्वारा। बैक टू वेदास, स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। दिल्ली चलो स्लोगन, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एक बार मेरठ के सिपॉयज ने भी यही स्लोगन दिया था 1857 की। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा। और ये सॉन्ग भी जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ किताब में दिया गया है। ठीक है जी। नेक्स्ट व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग? तो इसी के ऊपर क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेशनल सॉन्ग? तो नेशनल सॉन्ग हमारा है वंदे मातरम। ठीक है जी। एंड नेशनल एंथम की बात करें तो दैट इज जन गण मन। नेशनल सॉन्ग इज वंदे मातरम। वंदे मातरम सॉन्ग जो है वो कांग्रेस सेशन की 1896 के सेशन में पहली बार गाया गया था और अडॉप्ट किया गया ऑन 24 जनवरी 1950। नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों ही रिपब्लिक डे से 2 दिन पहले जो है अडॉप्ट किए गए, ये आपने याद रखना। ठीक है जी। तो ये हमारे कुछ नेशनल सिंबल, और वो उसमें क्या आएगा वो आपको याद करना है। अगेन इसकी डिटेल्ड पीडीएफ आपको मिल जाएगी। हमारा नेशनल फ्लैग आप सब जानते हैं। हमारा नेशनल फ्लैग जो है दैट इज ट्राई कलर फ्लैग, जिसके अंदर 3 कलर्स और एक हमारा धर्म चक्र है जिसमें 24 स्पोक्स हैं। नेशनल एम्बलम हमारा सारनाथ लाइन कैपिटल है। नेशनल एंथम जनगण मन। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम। नेशनल कैलेंडर साका कैलेंडर, जो कि कनिष्का जो कि कुषाण डायनेस्टी के राजा थे, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। देश की नेशनल गेम नहीं डिक्लेयर्ड। हॉकी हमें लगता था कि है, लेकिन नेशनल गेम देश की अभी भी डिक्लेयर्ड नहीं है। नेशनल फ्लावर जो है दैट इज लोटस। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल ट्री बैनियन ट्री। नेशनल बर्ड हमें लगता है पीकॉक, लेकिन पीकॉक को चेंज करके पी फाउल कर दिया गया है। पीकॉक कहीं ना कहीं मेल वर्जन थी उसकी, तो यहाँ पे जेंडर न्यूट्रलिटी करके पी फाउल कर दिया गया है। लैंड एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर एंड एक्वेटिक एनिमल गेंजेटिक डॉल्फिन। रिवर जो है नेशनल रिवर दैट इज गंगा। अब ध्यान रखें 2 चीजें नेशनल जो है वो नहीं डिक्लेयर्ड। वन इज नेशनल गेम, हॉकी नहीं है, नो नेशनल गेम इज डिक्लेयर्ड। नेशनल लैंग्वेज भी देश की कोई नहीं है। ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं
नेशनल लैंग्वेजेस नहीं है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपने ध्यान देना है। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ गुजरात? तो गुजरात का कैपिटल अहमदाबाद नहीं है, हमें काफी बार कंफ्यूजन रहती है, गुजरात का कैपिटल गांधी। ध्यान रखना है आपने, तो स्टूडेंट्स ने कैपिटल्स को अच्छे से याद नहीं किया, उसके लिए अगेन एक हमारा चार्ट है, मैं ये लेके चल रही हूँ, दिस इज इजी क्वेश्चन, इसमें पर क्वेश्चन आता है आपको, तो आपने ध्यान रखना है, ये चार्ट आपके 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज के ऊपर आपको उसके कैपिटल्स आने चाहिए। जो भी स्टेट्स या यूटीज जो हैं जो बहुत ठंडे इलाकों में ज्यादातर स्थित हैं, वहां पे 2 कैपिटल्स आपको दिखेंगे, जैसे हिमाचल में आपको 2 कैपिटल्स दिखेंगे, उसी प्रकार से आपको उत्तराखंड में 2 कैपिटल्स दिखेंगे और जम्मू कश्मीर में 2 कैपिटल्स दिखेंगे, एक समर कैपिटल होता है वहां और एक विंटर कैपिटल होता है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखते हैं। इन विच कंट्री ओलंपिक्स 2024 विल बी हेल्ड? 2024 के ओलंपिक्स जो है वो पेरिस में और पैरा ओलंपिक्स भी पेरिस में हुए हैं, तो लेटेस्ट एक एग्जाम में पैरा ओलंपिक्स का पूछा था, दोनों ही पेरिस में हुए। इन विच कंट्री ओलंपिक्स 24, तो ये आपका आंसर आ गया पेरिस। ठीक है जी, तो ओलंपिक्स के बारे में भी आपको कुछ डिटेल्स आनी चाहिए। इंडिया में से इस बार 117 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें इंडिया ने 1 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। सिल्वर जो है वो नीरज चोपड़ा, जिन्होंने जैवलिन गेम के अंदर वो जीता है, ये आपको पता होना चाहिए। पैरा ओलंपिक्स के भी आपको जो है हमारे अवार्ड्स जरूर पता होने चाहिए, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रॉन्ज। विच कंट्री होस्ट द फर्स्ट G20 समिट? तो G20 समिट देश की कुछ दुनिया के कुछ 20 इंपॉर्टेंट कंट्रीज जो हैं वो G20 समिट में पार्टिसिपेट करती हैं। पहली कहाँ पे हुई थी? यूएस के अंदर। और साल कौन सा है? 2008 का साल है। 2008 का अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखें तो 2008 के अंदर सब प्राइम लेंडिंग्स की वजह से एक क्राइसिस आया था यूएस के अंदर, एक बैंक जो है वो क्रैश कर गया था, उसी समय पे उसी की डिस्कशंस की हुई थी पहली मीटिंग के अंदर। तो ये उस समय पे ये आपकी मीटिंग हुई थी G20 की पहली मीटिंग, और करंट मीटिंग इसकी जो है वो ब्राजील में होगी। 2024 की G20 की मीटिंग ब्राजील के अंदर शेड्यूल कराई जाएगी। थीम है बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट। 2024 का थीम ये है, तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, विच इंडियन स्टेट वॉज द फर्स्ट टू हैव अ वुमेन चीफ मिनिस्टर? पहली इंडिया की स्टेट जहां पे विमेन चीफ मिनिस्टर बनी, दैट इज यूपी में, और उनका नाम है सुचेता कृपलानी जी। चीफ मिनिस्टर बने हैं पहले इंडिया के सुचेता कृपलानी जी, और इसी के थ्रू आपको अब पता होना चाहिए फर्स्ट विमेन इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके बनते हैं। फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट कौन बने? प्रतिभा पाटिल जी। फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर कौन बने? इंदिरा गांधी जी, ये काफियों को पता होगा। फर्स्ट विमेन गवर्नर कौन बने? सरोजनी नायडू। तो आईएनसी के भी पहले इंडियन विमेन जो बने थे प्रेसिडेंट, वो यही सरोजनी नायडू हैं, और पहले गवर्नर भी यही बने हैं। फर्स्ट विमेन चीफ मिनिस्टर ये सुचेता कृपलानी, इसके ऊपर क्वेश्चन था। फर्स्ट विमेन यूनियन मिनिस्टर यानी कैबिनेट मिनिस्टर कौन बने? राजकुमारी अमृत कौर जी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ मिली थी इनको। फर्स्ट विमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा मीरा कुमारी जो है, इनको मिला है 2000, ये 15th लोकसभा इलेक्शन में ही मिला था इनको। फर्स्ट विमेन एक्ट्रेस टू बी ए मेंबर ऑफ राज्यसभा, ये नरगिस दत्त जी हैं। फर्स्ट विमेन फुल टाइम विमेन जो बनी, जो फाइनेंस मिनिस्टर बने, तो ये निर्मला सीतारमन जी हैं, और डिफेंस के भी बने, वो फाइनेंस के भी बने और डिफेंस के भी बने, निर्मला सीतारमन जी। एंड फर्स्ट विमेन टू गेट द नोबेल प्राइज, दैट इज मदर टेरेसा। ठीक है जी, ये कुछ आपको याद होनी चाहिए। काजीरंगा नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? तो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है दैट इज सिचुएटेड इन असम। तो काजीरंगा वन ऑफ द फेमस नेशनल पार्क में से है। नेशनल पार्क के ऊपर भी आपको जो है डिटेल में चीजें जो है देखने की जरूरत रहती है, एक बार उसके ऊपर क्वेश्चन बनता है। एट प्रेजेंट काजीरंगा आप याद कर लें, दैट इज इन असम। The Supreme Court of India declared the right to privacy as a fundamental right in which of the following cases? तो ये केसेस बहुत ही फेमस हुए थे। 2017 का केस है पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यहाँ पे राइट टू प्राइवेसी को आपका फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया गया। COP 28 was hosted by the government of United Arab Emirates in 2023। COP stands for, इसका क्वेश्चन बहुत बार आपको एग्जाम में आता है। COP क्या स्टैंड करता है? इट इज कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। लेटेस्ट जो 2024 की शेड्यूल है, इट विल टेक प्लेस एट बाकू अजरबैजान इन नवंबर 2024। तो लेटेस्ट भी आपको पता होनी चाहिए। कोप की यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज जो हैं वो लेटेस्ट 2024 की अजरबैजान में कॉन्स्टिट्यूट हो रही है। इन विच नेशनल पार्क
were 8 African cheetahs translocated from Namibia in the first ever intercontinental wildlife translocation. तो आपको पता होगा कि पहली बार हमारे यहाँ पे चीतास को ट्रांसलोकेट करा के इंडिया में लेके आए थे और वो कूनो नेशनल पार्क में थे. वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन था 2023 में, सबसे ज्यादा फेवरेट क्वेश्चन यही रहा. कूनो नेशनल पार्क में चीतास को ट्रांसलोकेट करवाया गया. ओजोन डिप्लीशन इज कॉज्ड बाय द इंक्रीज लेवल ऑफ. ओजोन डिप्लीशन किसकी वजह से इंक्रीज हो रही है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से इंक्रीज होती है. क्लोरोफ्लोरोकार्बन ऐसा केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कार्बन, फ्लोरीन और क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से बनता है. अगर इसमें हाइड्रोजन भी ऐड हो जाए तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहलाता है. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रेक डाउन हो जाता है विद द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और क्लोरीन रिलीज हो जाती है जो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बना लेती है और ओजोन को ब्रेक डाउन कर देती है. तो इस वजह से ओजोन लेयर उससे हैम्पर होती है. इनको कई बार फ्रियॉन्स भी कहा जाता है. ये मोस्टली आपके रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर से एक समय पे रिलीज होती थी. एट प्रेजेंट ऐसे कंप्रेसर जो फ्रियॉन्स रिलीज करें उसको बैन कर दिया गया है. 1985 में पहली बार ओजोन होल डिटेक्ट किया गया अंटार्कटिका के ऊपर. ये भी क्वेश्चन आपको लेटेस्ट एग्जाम्स में आता है. तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन की डिटेल्स है. Which of the following is are correct regarding the reverse repo normalization? रिवर्स रेपो नॉर्मलाइजेशन का मतलब है रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज कर देना. रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज करने का मतलब है आपके सारे जो बैंक रेट्स हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं, लोन्स जो हैं वो कॉस्टली हो जाएंगे उसके बाद, और इन्फ्लेशन जो है वो कर्व करने में मदद करेगी. देखते हैं क्या कह रहे हैं. स्टेटमेंट कह रही है इट रेफर्स टू द लोअरिंग ऑफ रिवर्स. नो, ये गलत है. लोअरिंग ऑफ रिवर्स रेपो रेट नहीं कह रहा. ये नॉर्मलाइजेशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग द रिवर्स रेपो रेट. द प्रोसेस ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज एम्ड एट कर्बिंग इन्फ्लेशन. यस, ये कर्ब इन्फ्लेशन को करने के लिए इंक्रीज किए जाते हैं रिवर्स रेपो रेट. इट विल मेक इट कॉस्टलियर फॉर द बिजनेसेस टू बोरो फ्रेश लोन. यस, जैसे ही उन्होंने लोन का रेट, बैंक रेट इंक्रीज किया, वैसे ही लोगों को बिजनेसेस के लिए लोन लेना महंगा पड़ेगा, इसलिए वो कम लेंगे. तो 2 और 3 स्टेटमेंट 2 एंड 3 आर करेक्ट. यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए 2 एंड 3 करेक्ट. ठीक है जी. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट रिगार्डिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस. सुभाष चंद्र बोस के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए हैं, कौन सी करेक्ट है वो पूछ रहे हैं. नेताजी एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द सॉल्ट सत्याग्रह ऑफ 1930. बिल्कुल सही है जी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था सॉल्ट सत्याग्रह के. सेकेंड, he vehemently opposed the signing of गांधी इरविन पैक्ट 1935. ये भी करेक्ट है. 1931 के गांधी इरविन पैक्ट को रेजिस्ट किया था सुभाष चंद्र बोस जी. तीसरा, फॉरवर्ड वाज द नेम ऑफ द न्यूज़पेपर स्टार्टेड बाय नेताजी. ये गलत है. फॉरवर्ड ब्लॉक जो है वो नेताजी के द्वारा क्रिएटेड एक ऑर्गेनाइजेशन थी, वो न्यूज़पेपर का नाम नहीं था. आपका आंसर आना चाहिए 1 and 2 ओनली. 1 and 2 ओनली. ठीक है जी. Which of the following is our statutory bodies? तो स्टैट्यूटरी बॉडीज का अगर आपको अंदाजा हो, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से डिफरेंट होती हैं. तो अगर कोई कह रहा है कि स्टैट्यूटरी बॉडीज आपने बतानी है, तो इसका मतलब पहली कंडीशन आपके माइंड में आनी चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं होगी. अब मैंने अगर आपने डिटेल्ड लेक्चर्स आपने मेरे पॉलिटी के कभी अटेंड किए हों, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद करवाती हूँ. कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज ही यहाँ से अगर आप चेक कर लें तो उसी में आपका आंसर निकल आएगा कि इसमें अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को चेक कर लें. देखें, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसका हमें अंदाजा अगर नहीं है. सेबी, इसका अंदाजा अगर आपको नहीं है. तीसरे पे आ जाए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, हमने याद किया हुआ, इसका आर्टिकल भी याद करते हैं. इलेक्शन कमीशन डेफिनेटली हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हमने इसका आर्टिकल भी याद किया हुआ है. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ये हम अब हमारे को जो है अंदाजे नहीं लग रहे उसके कि स्टैट्यूटरी है कि कॉन्स्टिट्यूशनल है. तो ऑप्शंस में आ जाते हैं. 3 और 4 तो डेफिनेटली ऑप्शन में नहीं होना चाहिए. फर्स्ट के अंदर क्या है, 1 2 4 5 में भी हो सकता है. चलो, सेकंड के अंदर क्या है, 2 3 4 आ गए. नहीं जी, 3 4 नहीं हो सकता. 3 4 नहीं हो सकता बिकॉज इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो स्टैट्यूटरी नहीं है. ठीक है जी. तो इसका मतलब हमारी आपकी जो है ऑप्शन में सारी तो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब आपकी ऑप्शन एक ही बच जाती है, दैट इज 1 2 एंड 5. 1 2 एंड 5. आप यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद कर लें. सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज अगर आप याद कर लेंगे तो आप स्टैट्यूटरी अपने आप फाइंड कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट करते जाएं तो आपका आंसर आ जाए. हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ अभिनव भारत सोसाइटी. ये बहुत बार आता है क्वेश्चन. वी डी सावरकर जी हैं. वी डी सावरकर.
At the 69th edition of National Film Award ceremony, the prestigious Dada Saheb Phalke Award was conferred on which of the Bollywood actor? तो यहाँ पे आंसर है आपका वहीदा रहमान जी। अब 69th वाला जो है दादा साहब फाल्के अवार्ड का अगर क्वेश्चन आ सकता है तो 70th भी आ सकता है, और 70th में यही अवार्ड मिला है मिथुन चक्रवर्ती जी। ये भी आप जानते होंगे, फेमस जो है एक्टर हैं, बॉलीवुड एक्टर। नेक्स्ट देखें, it is bounded by Kazakhstan to the northeast, Russia to the northwest, Azerbaijan to the southwest, Iran to the south, and Turkmenistan to the southeast. Which sea is being referred to in the above statement? कौन सी सी को बताया जा रहा है? यहाँ पे आपका आंसर है, देखें जरा, ये कैस्पियन सी को बताया जा रहा है। वो कह रहे हैं कजाकिस्तान जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, तो यहाँ पे कजाकिस्तान नॉर्थ ईस्ट में है। रशिया जो है दैट इज इन नॉर्थ वेस्ट, रशिया इज इन नॉर्थ वेस्ट। अजरबैजान जो है दैट इज इन साउथ वेस्ट, ईरान टू द साउथ, एंड टर्किस्तान इन द साउथ ईस्ट। तो ये आपका यहाँ पे कैस्पियन सी को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, जो इन्होंने हमें डायरेक्शंस दी। ध्यान रखें, कैस्पियन सी के आसपास रशिया, कजाकिस्तान, अजरबैजान, टर्किस्तान और ईरान होता है। कुछ कुछ सीज ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट है। अगर कैस्पियन सी के आसपास का क्वेश्चन आ सकता है तो रेड सी और अरेबियन सी का भी थोड़ा सा अंदाजा आपको आना चाहिए। ये है रेड सी। रेड सी के अगर आप ईस्ट में देखें तो सऊदी अरेबिया है, आपको पता होना चाहिए। एक साइड उसके सऊदी अरेबिया, दूसरी साइड इजिप्ट, सुदान, इजिप्ट पड़ता है, सुदान पड़ता है, और इथोपिया, इरिट्रिया, ये सब चीजें पड़ती हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम रेड सी का आ जाए तो वो भी आपको आंसर आना चाहिए। अगर आपको अरेबियन सी का क्वेश्चन आ जाए तो अरेबियन सी के तो आपको पता ही है, इंडिया के साथ भी अरेबियन सी का लगता है, तो इंडिया भी आता है, पाकिस्तान, ईरान या ओमान, यमन, यहाँ सारी जगहों पे अरेबियन सी की डायमेंशंस लगती है। अगर मेडिटेरेनियन सी, एजियन सी बहुत ज्यादा क्वेश्चन एक्सपेक्टेड नहीं है, पर हाँ मेडिटेरेनियन सी का आपको क्वेश्चन आ गया तो मेडिटेरेनियन सी के ध्यान से अगर आप देखेंगे, दिस इज मेडिटेरेनियन सी, एक साइड पे यूरोप, एक साइड पे एशिया, एक साइड पे अफ्रीका, तो बहुत सारी चीजें यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी के साथ भी ज्वाइन करती हैं, तो आपको इसका क्वेश्चन आ सकता है। Which of the following is the westernmost island of Indonesia? इंडोनेशिया का वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है सुमत्रा। सुमत्रा आइलैंड, तो देखा जाए तो हमें पता है कि बे ऑफ बंगाल, जहां पे हमारा बे ऑफ बंगाल की जो जगह आती है उसके आगे इंडोनेशियन आइलैंड्स आते हैं, और वेस्टर्न मोस्ट मतलब इंडिया से नियरेस्ट जो पड़ेगा वो सुमत्रा पड़ेगा। ठीक है जी, सुमत्रा इज द आइलैंड इन द वेस्टर्न इंडोनेशिया एंड इट इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द एंटायर इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के अंदर सबसे बड़ा आइलैंड सुमत्रा आइलैंड। ठीक है जी, जिस तरह सुमत्रा का क्वेश्चन आ सकता है उसी तरह दूसरा अरेबियन सी के अंदर हमारे मालदीव्स के आइलैंड्स हमारे नियरेस्ट लगते हैं। और मालदीव्स का क्वेश्चन लेटेस्ट अभी न्यूज में चल रहा था, अडू अटॉल जो उसका आखिरी रिजॉर्ट है मालदीव्स का, वहां से हमारी फोर्सेस रिट्रीट हुई थी, इसलिए इसका न्यूज के अंदर अडू अटॉल का क्वेश्चन काफी आ रहा था। तो ध्यान रखना आपने, अडू अटॉल जो है वो मालदीव्स का आखिरी सर्दर्न मोस्ट उसका आइलैंड माना जाता है, अडू अटॉल। नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन्स ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हैज बीन रीश्राइंड एज माउंट मणिपुर? माउंट मणिपुर किसका नाम रखा गया है? तो ये माउंट हैरियट का नाम रखा गया है। माउंट हैरियट का नाम जो है माउंट मणिपुरी रखा गया है, ध्यान रखें। लाला लाजपत राय वॉज ऑल्सो नोन एज शेरे पंजाब, जो है वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है शेरे पंजाब। ठीक है जी, नेक्स्ट देखें, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज हैंड रिटन बाय, हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैंड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वेरी इंपॉर्टेंट, और वो लिखी गई है बाय प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम है, ध्यान रखना है आपने। अब अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है तो इसका रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। एक तो हो गया कि ये पहली हमारी कॉन्स्टिट्यूशन लिखी गई थी, सेकेंड हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसने लिखा, तो आंसर आपका है बसंत कृष्ण वैद्या जी ने। थर्ड क्वेश्चन आपका इसी रिलेशन में बन सकता है कि हमारी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को डेकोरेट किया गया था, उसका हर एक पेज, और वो किसने किया था? वो शांति निकेतन के आर्टिस्ट, जिनमें ब्योहर राम मनोहर जी का नाम बहुत फेमस है, साथ ही साथ नंदलाल बोस जी ने, इन दोनों ने मिलके एक एक पेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसको डेकोरेट किया था। तो ये तीन क्वेश्चन आपके बन सकते हैं ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की रचना के ऊपर। ठीक है जी, तो हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ हाउ टू क्रैक जीएस सेक्शन फॉर PSSSB एग्जामिनेशन आज कंप्लीट होता है।
इसी के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। हमारी टीम कोशिश करेगी कि आपकी जो भी क्वेरी हो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करें। Follow us on Instagram for important information regarding government jobs and लाइक और कमेंट करें आप हमारे YouTube वीडियोस के ऊपर।